नमस्कार, आप देख रहे हैं तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण। मैं हूं तेंजिन पेलजोर। इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम पावन दलाई लामा जी ने प्राचीन भारतीय ज्ञान का आज की दुनिया में प्रासंगिकता विषय पर संबोधन। परम पावन दलाई लामा जी द्वारा चीन और तिब्बती विद्यार्थियों को उद्बोधन। चीन द्वारा चयन किया गया दलाई लामा को तिब्बती अस्वीकार। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्सांग सांगे ने साई इंग वेन को दोबारा ताइवानी राष्ट्रपति चुनने पर बधाई दी। अमेरिकी संसद मार्को रूबियो और केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सचिव श्री छावांग ग्याल्पो आर्या ने चीन सरकार द्वारा तिब्बत में जातीय एकता का नए कानून लागू करने पर निंदा किया। 2020 का ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट के अनुसार चीन को मानवाधिकार के लिए वैश्विक खतरा बताया। अब सुनिए समाचार विस्तार से। परम पावन दलाई लामा जी ने प्राचीन भारतीय ज्ञान का आज की दुनिया में प्रासंगिकता विषय पर भारतीय प्रबंध संस्थान बोध गया में 14 जनवरी 2020 को 180 से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकगण तथा कर्मचारियों को संबोधित किया। इस अवसर पर संस्थान के निर्देशक डॉक्टर विनीता सहाय द्वारा परम पावन दलाई लामा जी को शॉल भेंट कर स्वागत किया गया। अपने संबोधन में डॉक्टर विनीता सहाय ने कहा कि इस संस्थान के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और परम पावन दलाई लामा जी का परिसर में आना अत्यंत सम्मान की बात है। इस मौके पर परम पावन दलाई लामा जी ने संस्थान के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। परम पावन दलाई लामा जी ने बहनों और भाइयों के संबोधन के साथ सभी प्रतिभागियों का अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि हमें 21वीं सदी में शांति और करुणामय जीवन कायम करना है, ना कि 20वीं सदी की हिंसा और युद्ध को दोहराया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि हमें वास्तविक शांति और मानवता से सद्भाव लाने हेतु प्राचीन भारतीय ज्ञान के सिद्धांत जैसे अहिंसा और करुणा को अपने जीवन में अभ्यास करने की जरूरत है। उन्होंने भारतीय ज्ञान की अहिंसा और करुणा के महत्व का आज की दुनिया में प्रासंगिकता के बारे में जोर देते हुए कहा कि हमें प्राचीन नालंदा परंपरा के ज्ञान दर्शन को पुनर्जीवित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व के सभी धर्मों के बीच अपने विचार अलग होंगे, लेकिन सभी धर्म का मुख्य उद्देश्य प्यार और करुणामय जीवन विकसित करना है। भारत दुनिया के लिए एक उदाहरण है जहां विभिन्न धर्म होने के बावजूद भारत में सभी धर्म व परंपरा खुशी और शांति के साथ रह रहे हैं। अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा कि नालंदा के ज़्यादातर गुरुओं भारत से हैं, इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पारंपरिक रूप से भारतीय हमारे गुरु है और हम आपके चेला है। चेला वह भी विश्वसनीय चेला। मैं अपने भारतीय मित्रों से ये कहता हूँ कि शारीरिक रूप से मैं तिब्बती हूँ, परंतु मानसिक स्तर पर मैं पूरी तरह से भारतीय हूँ। All these Nalanda masters are Indian, no Tibetan. So usually I describe you Indian, traditionally our guru, our teacher. We are Chela, and we not only just a Chela, reliable Chela. All this knowledge now Nalanda disappear, but this knowledge still we kept very much alive. So that prove we are reliable Chela. Isn't it? So sometimes I teasing my Indian friend, this physical, not Indian, Tibetan, but this mind, I'm more Indian. So now you should pay more attention this ancient Indian knowledge. As I mentioned earlier, only this country can combine modern education which exists in this country very well. इस अवसर पर डॉक्टर विनीता सहाय ने तिब्बत न्यूज़ ब्यूरो के संवाददाता को परम पावन दलाई लामा जी का इस संस्थान में प्रवास पर ये कहा कि We are very, very grateful to His Holiness the Dalai Lama to decide to be amongst us. This was one momentous occasion that we've been waiting. As I mentioned, that our logo was ready about 3 months back, but we didn't unfurl it, we didn't unveil it because we wanted this to be through His hands.
And the very simple reason that we wanted this to be through his holy hands is because he is impersonification of what we wish to be in our journey of management education. गत 11 जनवरी 2020 को परम पावन दलाई लामा जी ने बोध गया स्थित अपनी निजी आवास से न्यूयॉर्क में 300 से अधिक चीनी और तिब्बती विद्यार्थियों को धर्मनिरपेक्ष नैतिकता और सार्वभौमिक जिम्मेदारी विषय पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वास्तव में हम सभी मनुष्य शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से एक समान हैं। हम सभी अपने जीवन में खुशी प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में 3000 साल से भी ज़्यादा समय से अहिंसा और करुणा स्थापित है। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं नालंदा संस्कृत परंपरा का शिष्य हूँ। उन्होंने तिब्बतियों और चीनी विद्यार्थियों से मिलकर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि 7वीं शताब्दी के समय से तिब्बत और चीन के बीच में विशेष संबंध रहा है, क्योंकि उस समय तिब्बत के नरेश सोंगसेन गाम्पो ने चीनी राजकुमारी के साथ विवाह किया था। प्रारंभिक काल से बौद्ध धर्म चीन से होते हुए तिब्बत में प्रचार प्रसार हुआ था। भगवान बुद्ध के पवित्र प्रतिमा जो तिब्बत के राजधानी ल्हासा के मठ में रखा गया था, वह बोध गया से चीन और चीन से तिब्बत में लाया गया था। उसी प्रकार ऐतिहासिक रूप से चीन एक बौद्ध देश है। उन्होंने कहा कि वह 1954 व 55 में चीन का दौरा किया था। तब वहाँ के विभिन्न शहरों में बड़े पैमाने पर बौद्ध मठों का निर्माण किया गया था। चीन और तिब्बत में बौद्ध दर्शन का ज्ञान नालंदा विश्वविद्यालय के महान विद्वानों तथा गुरुओं द्वारा परिचय किया गया था। इसलिए बुनियादी तौर पर चीन और तिब्बत भारत की प्राचीन नालंदा परंपरा के ज्ञान दर्शन की साधना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमने सन 1974 से मध्यम मार्ग नीति के तहत तिब्बत को वास्तविक स्वायत्तता दिलाने हेतु चीन से सीधा संपर्क शुरू किया गया था। इस प्रकार वर्तमान में हम तिब्बत मसले के समाधान के लिए तिब्बत की आज़ादी नहीं बल्कि चीन से वास्तविक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। अंत में उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि पूर्व के दलाई लामा की तरह वह भी चीन के पवित्र बौद्ध तीर्थ स्थल वुताइशेन का दर्शन करना चाहते हैं। In early 60s, you see, we raised Tibetan issue at the UN, 60s, and then eventually, I think one main sort of factor or reason is Pandit Nehru. He very, very experienced sort of politician. So he once told me, raise Tibetan issue at UN, not much help. And then he frankly told me, America will not go with China, go to war with China in order to liberate Tibet. He says, it will not happen. So important is direct contact with Chinese government. He advised me. So since 74, we decided not raising Tibet issue at UN and try to contact with Chinese government. That's so we not seeking independence of Tibet or separation Tibet from mainland China since 74. So usually we describe middle way of approach. परम पावन दलाई लामा जी ने स्टार्ट न्यूज ग्लोबल के मुख्य संपादक श्री नितिन गोखले के साथ बोध गया में एक विशेष साक्षात्कार के दौरान ये स्पष्ट कहा है कि चीन सरकार द्वारा चयनित दलाई लामा को तिब्बती कतई भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्होंने अतीत में भी ये स्पष्ट रूप से कहा है कि चीन द्वारा नियुक्त दलाई लामा को तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुरूप अस्वीकार्य एवं वैध सिद्ध होगा। इस संदर्भ में पिछले वर्ष नवंबर में तिब्बती बौद्धों के धार्मिक सम्मेलन के दौरान यह प्रस्ताव पारित किया है कि परम पावन दलाई लामा जी के पुनर्जन्म के संबंध में निर्णय का अधिकार निर्विवादित रूप से स्वयं परम पावन दलाई लामा जी के पास रहेगा।
उन्होंने कहा कि चीन ने भौतिक रूप से तिब्बत पर कब्जा कर लिया है, लेकिन मानसिक स्तर पर वह कभी भी हमें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। चीन हथियारों के बल पर तिब्बतियों को नियंत्रित कर रहा है और हम उनके दिमाग को प्रभावित करते हैं। हमारी प्रक्रिया उनके हथियारों की तुलना में कई गुना ज्यादा मजबूत है। अंत में उन्होंने कहा कि हम तिब्बती पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करते हैं, बल्कि चीनी संविधान के तहत मध्यम मार्ग दृष्टिकोण के आधार पर वास्तविक स्वायत्तता की मांग कर रहे हैं। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तिब्बत के भीतर रह रहे तिब्बतियों को अपनी भाषा और संस्कृति का संरक्षण करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। In case Dalai Lama institution is supposed to remain, and next 15 Dalai Lama is decided by Chinese, then Tibetan, I think, I do not believe that. आज सुबह परम पावन दलाई लामा जी का बोध गया से पटना के लिए प्रस्थान करने से पूर्व उन्होंने महाबोधि मंदिर का दर्शन किया। उनका पटना पहुंचने पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के साथ मुलाकात कर दलाई लामा नालंदा अध्ययन केंद्र की स्थापना पर चर्चा किया गया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीक्योंग डॉक्टर लोब्संग सांगे ने ताइवानी चुनाव में छाई इंग वेन को दोबारा राष्ट्रपति चुनने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। अपने संदेश में उन्होंने राष्ट्रपति छाई इंग के नेतृत्व में ताइवान में स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रशंसा की। उन्होंने ताइवानी लोगों का तिब्बत के प्रति सहयोग और समर्थन देने के लिए आभार प्रकट किया। इसके अतिरिक्त निर्वासित तिब्बती सांसद के अध्यक्ष श्री पेमा जुंगने ने ताइवान के निर्वाचन राष्ट्रपति छाई इंग वेन को तिब्बत के भीतर एवं निर्वासन में रह रहे तिब्बतियों की ओर से दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने अपने पत्र में ये लिखा कि ताइवान के लोगों में परम पावन 14वें दलाई लामा जी के प्रति सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने ये विश्वास व्यक्त किया कि आपके नेतृत्व में परम पावन 14वें दलाई लामा जी को दोबारा ताइवान यात्रा की अपेक्षा करते हैं। साथ ही निर्वासित तिब्बती सांसद के 4 संसदीय प्रतिनिधि मंडल ने तिब्बती आंदोलन के प्रति समर्थन एकजुट हेतु 10 से 17 जनवरी 2020 तक ताइवान दौरा किया। सांसद खेम्पो सोनम तेंथल के नेतृत्व में सांसद सेरता चिल्ड्रिन, सांसद यांगचेन डोलकर तथा सांसद लोब्संग चोंचोर इस प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। प्रतिनिधि मंडल का ताइवान आगमन पर ताइवान तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि, तिब्बती समुदाय तथा तिब्बत और ताइवान मानवाधिकार नेटवर्क द्वारा भव्य स्वागत किया गया था। अपने संपर्क अभियान के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने ताइवान के संसद सदस्य, नगर परिषद, तिब्बती समुदाय के लोगों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात कर केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के कार्य पद्धति और वर्तमान में तिब्बत के परिस्थिति के बारे में अवगत कराया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के सचिव श्री छवांग ग्याल्पो आर्या ने अपने एक लेख में चीन सरकार द्वारा तिब्बत के अंतर जातीय एकता कानून लागू करने पर निंदा तथा आलोचना किया गया। इस कानून से तिब्बत के अंदर चीनी शासन द्वारा तिब्बती पहचान को मिटाने तथा तिब्बती पठार को चीनी कारण बनाने का नए साजिश चलाई जा रही है। उनका ये लेख 1 मई 2020 से लागू होने वाले 11 जनवरी 2020 को तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के पीपल कांग्रेस द्वारा तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के इलाके में जातीय एकता कानून पारित करने पर लिखे गए थे। अपने लेख में आर्या ने जातीय एकता कानून का निंदा करते हुए बताया कि ये चीन शासन द्वारा तिब्बती पठार को पूरी तरह से चीनी कारण बनाने तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी घोर उल्लंघन है। उन्होंने तिब्बत न्यूज़ ब्यूरो के संवाददाता को दिए गए बयान में कहा कि वास्तव में तिब्बत पर चीनी कब्जे के 60 वर्ष दमनकारी और क्रूरतापूर्ण रहे हैं। इसके बावजूद चीनी शासन तिब्बती लोगों की पहचान, धर्म, भाषा और संस्कृति को मिटा नहीं पाए, जिसके कारण अब वे ऐसे नए कानून के तहत तिब्बती पठार को चीनी कारण बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस कानून के तहत चीन सरकार तिब्बत में चीनी लोगों का स्थानांतरण किया जाएगा।
Yes, recently China has passed a law called Tibet Ethnic Unity Law in Tibet. I think this legislation of law on ethnic unity definitely forebodes a very difficult and harsh time for the Tibetans in Tibet. Because this law aims at the complete Sinicization of the Tibetan plateau through the ethnic cleansing. And China sees this Tibetan language, culture, and religion as a barriers for the complete control over the land. So what they have not been able to achieve in the last 60 years of brutal occupations and repressions, now they are trying to do it, to achieve it with this repressive law. Through this law, China is trying to gain the international legitimacy to erase the Tibetan culture and terminate the Tibetan identity through the systematic state-sponsored migration of Han Chinese into Tibet. सांसद श्री मार्को रूबियो ने सीएनए को बताया कि चीनी साम्यवादी पार्टी द्वारा तिब्बती संस्कृति को मिटाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इसलिए अमेरिका और स्वतंत्रता प्रेमी देशों को तिब्बत में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर चीन सरकार को निंदा करनी चाहिए। गत 7 जनवरी 2020 को ह्यूमन राइट्स वॉच द्वारा जारी 2020 विश्व रिपोर्ट के अनुसार चीन को मानवाधिकार के लिए वैश्विक खतरा बताया गया है। इस रिपोर्ट को जारी करने के दौरान ह्यूमन राइट्स वॉच के कार्यकारी निदेशक श्री केनेथ रोथ ने कहा कि विश्व के सरकारों को चीन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार व्यवस्था को न मानने के लिए हमें एकजुट होकर कार्य करने की जरूरत है। रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट किया है कि चीनी अधिकारियों द्वारा तिब्बतियों को अपने मौलिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों से वंचित किया जाना तथा तिब्बतियों पर अत्याचार करने का भी आरोप है। इस संदर्भ में ये उदाहरण दिया है कि उत्तर पूर्व तिब्बत में 9 तिब्बतियों को चीनी अधिकारियों द्वारा जमीन हड़पने मामले पर विरोध प्रदर्शन किए जाने पर सजा दिए गए थे। साथ ही रिपोर्ट में चीन सरकार द्वारा विध्वंस अभियान के तहत याचेनगर तिब्बती मठ से बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को जबरन निष्कासन करने का भी उल्लेख किया गया था। इसमें तिब्बतियों द्वारा चीनी शासन के विरोध में अपने धार्मिक तथा भाषाई अधिकारों के लिए आत्मदाह किए जाने का भी उल्लेख है। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।